नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। पिछले 2 सप्ताहों से हम समास की बात कर रहे हैं। हमने समास का परिचय प्राप्त किया। समास के पहले भेद अव्ययी भाव समास पर बात की। आज इसी कड़ी में हम समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास की बात करेंगे। विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास समझने के लिए कारक और उनकी विभक्तियों, विशेषण तथा उपमा, रूपक आदि अलंकारों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। आप इन पाठों को मेरे चैनल पर पुनः देख सकते हैं। तो आइए जानें तत्पुरुष समास क्या है। पिछले पाठों में हमने जाना कि समास के मुख्य 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने यह भी जाना कि इन भेदों का आधार है इन शब्दों में पदों की प्रधानता अथवा अप्रधानता, अर्थात जिन 2 शब्दों के योग से समस्त पद बनता है उनमें से कौन सा पद प्रधान है और कौन सा अप्रधान है। इसी के आधार पर इन भेदों का विभाजन किया गया है। पिछले पाठ में हमने अव्ययी भाव समास की विस्तार से उदाहरण के साथ चर्चा की। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसी बात को वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। वही जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे की कि समास के भेदों के विभाजन का आधार ही यही है कि उनमें कौन सा पद प्रधान है और कौन सा अप्रधान। तो अव्ययी भाव समास में हमने देखा कि उसमें पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में, जैसा कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद अर्थात जिन 2 शब्दों के योग से सामासिक शब्द बनता है उनमें से दूसरा शब्द प्रधान होता है, तब वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, अब हम यदि इसका विग्रह करें तो बनेगा राजा का पुत्र। तो इसमें प्रधान है पुत्र अर्थात दूसरा पद। इस दूसरे पद का ही महत्व है, जो कि विग्रह करने पर हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो इस प्रकार यहां पर तत्पुरुष समास है। आइए देखते हैं कि तत्पुरुष समास के लक्षण कौन कौन से होते हैं, अर्थात हम कैसे जानें कि कौन सा सामासिक शब्द तत्पुरुष समास है। तो सबसे पहला लक्षण तत्पुरुष समास का यह है कि यह समास 2 पदों के बीच होता है, अर्थात तत्पुरुष समास में 2 पदों का योग होता है। और दूसरा लक्षण यह है कि तत्पुरुष समास में पहला पद अक्सर संज्ञा अथवा विशेषण होता है। अक्सर
बहुधा इसके अपवाद भी मिल सकते हैं। और तीसरा लक्षण यह है कि इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां लगती हैं। अब आप याद कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि तत्पुरुष समास समझने के लिए कारकों और उनकी विभक्तियों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। और इसके लक्षण में भी हम यही बात कर रहे हैं कि तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं और इसके समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का स्वागत किया गया। अब राजपुत्री अगर है तो पुत्री के अनुसार लिंग का प्रयोग होगा, लेकिन यदि राजपुत्र है तो पुत्र के अनुसार यानी दूसरे पद उत्तर पद के अनुसार इसके लिंग का निर्धारण होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। रसोई घर बड़ा है, घर बड़ा है, कुटिया छोटी है। तो यहां पर है घर और रसोई घर जो कि समस्त पद है, इसमें उत्तर पद है घर। तो घर के अनुसार ही वाक्य में क्रिया का लिंग निर्धारित हो रहा है। रसोई घर बड़ा है। तो इस प्रकार इसका एक लक्षण यह है कि तत्पुरुष समास में समस्त पद में उत्तर पद के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है और इसके समस्त पद में उत्तर पद ही प्रधान होता है। अब आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में उसके अवयवों में यानी कि उसका विग्रह करने के बाद उसके जो दो भाग हो रहे हैं, जो दो पद अलग हो रहे हैं, उनमें भिन्न भिन्न विभक्तियां लगाई जाती हैं, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष के विग्रह में उसके दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति लगती है। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है। कई बार हम देखते हैं कुछ व्याकरण की पुस्तकों में कर्मधारय तत्पुरुष को कर्मधारय समास इस प्रकार समास का एक भेद बताया जाता है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कर्मधारय तत्पुरुष तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जिसे वह समानाधिकरण तत्पुरुष कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के कौन कौन से भेद हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रथम शब्द में जिस विभक्ति का लोप होता है, उसी के कारक के अनुसार इस समास का नाम होता है। अर्थात व्यधिकरण तत्पुरुष के जितने भी भेद होते हैं, वह
किसी न किसी कारक के नाम के आधार पर होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर। तो इस प्रकार इस समास के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। जब हम इस शब्द का विग्रह करते हैं तो होगा स्वर्ग को प्राप्त। अब देखिए यहां पर कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए व्यधिकरण तत्पुरुष के इस भेद का नाम भी कर्म तत्पुरुष रखा गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब यहां पर भी देखिए कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष का एक भेद है। दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। अब तो आप जान ही गए होंगे कि करण कारक की विभक्ति का प्रयोग इन उदाहरणों में किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा किया गया या रचा गया। किसके द्वारा? तुलसी द्वारा। कारक पढ़ते समय हमने देखा था करण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा या द्वारा। यहां पर जब हम करण तत्पुरुष के उदाहरणों का विग्रह कर रहे हैं तो यहां पर भी द्वारा विभक्ति का प्रयोग बीच में हो रहा है और इसी के आधार पर इस तत्पुरुष का नाम रखा गया है करण तत्पुरुष। आसान है इसे पहचानना यदि हमें यह याद रह जाए कि इसमें कारकों की विभक्तियों का प्रयोग होता है समास का विग्रह करते समय, और जिस कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है उसी के आधार पर इसका नाम रखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अब यहां पर भी देखिए करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला भेद देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष। अब याद कीजिए आप संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है? को के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष के समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो उसके बीच में संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। या इसे हम यूं समझें कि जिस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय यदि संप्रदान कारक की विभक्ति को अथवा के लिए का प्रयोग होता है तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष है ऐसा हम मानेंगे। उदाहरण देखिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति। एक और उदाहरण देखते हैं। मार्ग व्यय, विग्रह करें मार्ग के लिए व्यय। यहां पर भी संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो आइए देखें व्यधिकरण तत्पुरुष के और कौन कौन से भेद हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष का अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। याद कीजिए अपादान कारक
और उसकी विभक्ति। अपादान कारक की विभक्ति है से और इसमें अलग होने का भाव होता है। तो आइए देखें, अपादान तत्पुरुष के उदाहरणों में क्या इस प्रकार का कोई लक्षण पाया जाता है? उदाहरण है धनहीन। विग्रह करें, धन से हीन, अलग होने का भाव, अर्थात धन का न होना, धन से हीन। अगला उदाहरण देखें, पाप मुक्त। विग्रह करें, पाप से मुक्त, से अपादान कारक की विभक्ति और पाप से मुक्त होना यानी कि पाप से अलग होना, अपादान कारक का लक्षण भी यही है और इसलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष है। अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। याद कीजिए, संबंध कारक और उसकी विभक्ति, का, के, की। उदाहरण देखिए, वीर कन्या। विग्रह करें, वीर की कन्या, संबंध कारक की विभक्ति की, इसीलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष है। अगला उदाहरण देखें, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब फिर से यहां पर संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसीलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष है। अगला भेद देखें, अधिकरण तत्पुरुष। और एक बार फिर से आप याद कीजिए, अधिकरण कारक और उसकी विभक्ति। तो अधिकरण कारक की विभक्ति है में अथवा पर। अब अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, पुरुषोत्तम। विग्रह कीजिए, पुरुषों में उत्तम, में अधिकरण कारक की विभक्ति और इसीलिए यह उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष का। अगला उदाहरण देखिए, गृह प्रवेश। गृह में प्रवेश, अधिकरण कारक की विभक्ति में और इसीलिए यह उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष का। अब आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे भेद, समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे हम कर्मधारय भी कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हों, अर्थात विशेषण विशेष्य भाव को प्राप्त हों, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हों। अब आप देखिए लक्षण इसके, पहला लक्षण है समानाधिकरण हों, अर्थात विशेषण और विशेष्य भाव हो। याद कीजिए, मैंने अभी शुरू में ही कहा था, तत्पुरुष समास को समझने के लिए विशेषण और विशेष्य का ज्ञान भी आवश्यक है। तो यहां पर है विशेषण विशेष्य भाव, इसके पदों में, कर्मधारय के पदों में, और दूसरा कर्ता कारक के हों। अभी आपने देखा व्यधिकरण कारक के जितने भी भेद हैं वे कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर हैं और कर्मधारय कर्ता कारक का होता है। और अगला लक्षण है
लिंग वचन में समान हूं, अर्थात दोनों पदों का लिंग वचन समान हो, वहां पर कर्मधारय तत्पुरुष होता है। कर्मधारय तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नवयुवक, नवयुवक। अब अगर आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, नवयुवक ने, कर्ता कारक की विभक्ति। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। विशेषण विशेष्य भाव, याद कीजिए परिभाषा में अभी अभी मैंने बताया, विशेषण विशेष्य भाव, श्याम जो सुंदर है। श्याम विशेष्य है, सुंदर विशेषण है। और घन श्याम, घन जैसा श्याम। उपमेय उपमान, परिभाषा में थोड़ी देर पहले आरंभ में ही इस पाठ के मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास समझने के लिए, उसके भेदों को समझने के लिए विशेषणों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है, उपमा रूपक आदि अलंकारों का भी पूर्व ज्ञान आवश्यक है। तो अब आप यहां पर इन सभी लक्षणों को देख पा रहे हैं इन उदाहरणों में। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कर्मधारय समास, जिसे वह समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, इसके दो भेद हैं, विशेषतावाचक कर्मधारय और उपमानवाचक कर्मधारय। जिस समास से विशेष विशेषण भाव सूचित होता है उसे विशेषतावाचक कर्मधारय कहते हैं, और जिससे उपमानोपमेय भाव जाना जाता है, उपमान उपमेय, उसे उपमानवाचक कर्मधारय कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। विशेषतावाचक कर्मधारय के कई भेद होते हैं, वह भी उसके विशेषण विशेष्य भाव के आधार पर। तो सबसे पहला भेद है विशेषण पूर्व पद, अर्थात जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। विद्यार्थियों, यदि हम शब्दों के अर्थ जान लें तो हमारे लिए किसी भी विषय को समझना आसान हो जाता है। इस समास के बारे में भी मेरा यही कहना है। यदि इन भेदों के जो नाम हैं उनके अर्थ आप जान लें तो उन्हें पहचानना और उन्हें समझना आसान हो जाएगा। अब जैसे यह है विशेषण पूर्व पद, अर्थात जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, वह इस भेद के अंतर्गत आएगा। उदाहरण देखिए, महाजन, महा मतलब महान। अब ये अलग बात है कि महाजन शब्द आजकल एक अलग अर्थ में रूढ़ हो गया है, लेकिन महा विशेषण है, अर्थात इस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण है। शुभागमन, आगमन शुभ, तो शुभ पूर्व पद है और विशेषण है। सद्गुण, गुण तो है लेकिन दुर्गुण नहीं, सद्गुण, विशेषता बता रहा है गुण की, सद्गुण, तो पूर्व पद यहां पर भी विशेषण है। इसी प्रकार परमानंद, नीलकमल, पूर्वकाल आदि। आप इन शब्दों का विग्रह करके देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी समस्त पदों का पूर्व पद
विशेषण है। विशेषणोत्तर पद अर्थात जिसका उत्तर पद विशेषण होता है, जैसे पुरुषोत्तम, नराधम, नर अधम, उत्तर पद विशेषण। पुरुष उत्तम, उत्तर पद विशेषण है। इसी प्रकार प्रभु दयाल, दयालु, उत्तर पद विशेषण। शिव दीन, दीन विशेषण, उत्तर पद विशेषण है यहां पर भी। इसलिए ये सभी विशेषणोत्तर पद के उदाहरण हैं। अगला भेद है विशेषणोभय पद। विशेषण उभय पद अर्थात दोनों पद विशेषण होते हैं। शीतोष्ण, शीत उष्ण, दोनों पद जो हैं ये विशेषण हैं अर्थात विशेषता बता रहे हैं। लाल पीला ये भी विशेषण है, दोनों पद। भला बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, खटमिठ, तो ऐसे समस्त पद जिनके दोनों पद विशेषण होते हैं वह विशेषणोभय पद के रूप में जाने जाते हैं। और अगला भेद है विशेष्य पूर्व पद अर्थात जिसका पूर्व पद विशेष्य होता है अर्थात पूर्व पद की विशेषता बताई जाती है। धर्म बुद्धि, धर्म है यह बुद्धि, धर्म बुद्धि। या फिर मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है अर्थात पूर्व पद की विशेषता बताई जा रही है यहां पर। अगला भेद देखिए, अव्यय पूर्व पद। ऐसे शब्द जिनका पूर्व पद अव्यय होता है। विद्यार्थियों, आपने अव्यय भी पढ़ लिया है। यदि पुनः याद करने की आवश्यकता हो तो एक बार अव्यय वाला पाठ फिर से देख लें। तो ऐसे समस्त पद जिनका पूर्व पद अव्यय होता है वे इस भेद के उदाहरण होते हैं। अव्यय पूर्व पद जैसे दुर्वचन, निराश, सुयोग, कुवेश, अधमरा, दुकाल। इन शब्दों के विग्रह आप स्वयं करें क्योंकि आपने अव्यय पढ़ा है। और अगला भेद है मध्यम पद लोपी अर्थात जिसके मध्यम पद का लोप हुआ हो, जिसका मध्यम पद लुप्त हुआ है। घृतान्न, पर्णशाला, छाया तरु, पर्ण से बनी हुई शाला, घृत से बना हुआ अन्न या घृत में मिला हुआ अन्न। तो बीच में जो पद हैं उनका लोप करके जो समस्त पद बनाए जाते हैं वे मध्यम पद लोपी कहे जाते हैं और इस भेद के उदाहरण होते हैं। तो विद्यार्थियों, समास समझने के लिए बहुत ध्यान से उसके विग्रह को समझना आवश्यक होता है। और तत्पुरुष समास, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसे समझने के लिए कारक, उसकी विभक्तियां, विशेषण, उपमा रूपक आदि अलंकार तथा अव्यय शब्दों को जानना भी आवश्यक होता है, तभी आप इसकी पहचान कर पाएंगे। विशेषतावाचक कर्मधारय का अगला भेद है संख्या पूर्व पद अर्थात जिसका पूर्व पद संख्या हो, कोई भी संख्या।
विद्यार्थियों, शायद आपने व्याकरण की कुछ पुस्तकों में देखा होगा, इसे द्विगु समास भी कहते हैं और समास का एक भेद माना जाता है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु इसे तत्पुरुष समास का ही एक भेद मानते हैं और इसे संख्या पूर्व पद कर्मधारय के अंतर्गत लेते हैं। वह कहते हैं जिस कर्मधारय में पहला पद संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय का बोध होता है उसे संख्या पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं और इसी समास को द्विगु समास भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। त्रैलोक्य, तीनों लोकों का समाहार। अब आप समझ रहे होंगे, पहला पद संख्या है, तीन भुवन, तीन लोक, चतुष्पदी, चार पद, चतुष्पदी, पंचवटी, पांच, अष्टाध्यायी, आठ अध्याय, दोपहर, चौमासा, सतसई, चौराहा, दुअन्नी आदि शब्द इस समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास अथवा संख्या पूर्व पद कर्मधारय। तो आसान है इसे भी समझना। और कर्मधारय का दूसरा भेद है उपमान कर्मधारय। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, पहले भी चर्चा की, इसके लिए आपको उपमा रूपक आदि अलंकार का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। इसका पहला भेद है उपमा पूर्व पद, अर्थात वह समस्त पद जिसका पूर्व पद उपमा हो, अर्थात चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, मुख की उपमा दी गई है चंद्र से। चंद्र पूर्व पद है, पहला पद, और वह उपमा है मुख की, इसलिए यह उपमा पूर्व पद उपमान कर्मधारय का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, घन श्याम। श्याम कैसा है? घन के समान। श्याम की उपमा किससे दी गई है? घन से, काले बादलों से, इसलिए यह भी उपमा पूर्व पद का उदाहरण है। वज्र देह, देह कैसी? वज्र के समान, पूर्व पद उपमा। तो अब आपको यह याद रह जाएगा। अगला भेद है उपमानोत्तर पद, जिसका उत्तर पद उपमान हो, अर्थात उपमान भी वही है, उपमा, लेकिन अब यहां पर उपमा कहां है? उत्तर पद में। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान। तो उत्तर पद अब उपमा हो गई है। नर रत्न, कैसे नर? रत्न के समान। नर सिंह, सिंह के समान नर। पद पंकज, पंकज कमल ही होता है, तो पंकज के समान पद। तो इस प्रकार यह उपमानोत्तर पद है, अर्थात उत्तर पद उपमा है। अगला भेद है अवधारणा पूर्व पदी। इसके उदाहरण देखें, पुरुष रत्न, गुरुदेव, कोई भेद नहीं रहा, रूपक के समान। गुरुदेव, गुरु ही देवता है, पुरुष रत्न है। धर्म सेतु, बुद्धि बल। आप इन शब्दों के विग्रह स्वयं करें और फिर अंतर और लक्षण पहचानें।
उपमान कर्मधारय का अगला भेद है अवधारणोत्तर पद, अर्थात उत्तर पद अवधारणा है। साधु समाज प्रयाग, और ऐसे प्रयोग आपको तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मिलेंगे। साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग, रूपक अलंकार, कोई भेद नहीं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन 2 पुस्तकों का आधार ग्रहण किया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये पुस्तक वासुदेव नंदन प्रसाद की है। आप दोनों का मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको तत्पुरुष समास समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे हमारे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।